नमस्कार बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एएफओ प्रीलिम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एएफओ प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले लास्ट ईयर के कट ऑफ्स को एनालिसिस करेंगे। पिछले 5 साल में कितना कट ऑफ गया था प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स में आपको पता है कि कट ऑफ जो होते हैं सेक्शन वाइज भी होते हैं, एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ भी होता है। तो उसको डिस्कशन करने के बाद हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हमें कितना टारगेट करना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि सेक्शन वाइज इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, हर एक सेक्शन का एक स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, यानी कि कौन सी चीज़ें आप पढ़ोगे तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। प्लस कौन सी चीज़ों पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है हर एक सेक्शन में, प्लस बुक्स कौन सी हमें रेफर करनी चाहिए। ये सब करने के बाद लास्ट में मैं आपको एक गोल्डन रूल बताऊंगा एएफओ प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए, जो कि जिसको फॉलो करने के बाद अगर आपने पढ़ रखा है चीज़ों को तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ये एक गोल्डन रूल है, ये कोई गोल्डन ट्रिक नहीं है। ट्रिक पता है ना, जिसमें कि कम भी पढ़ा है तब पर भी सिलेक्शन हो जाए। तो एग्री रैंकर्स पे हम लोग इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं। मैं कभी भी आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये 500 क्वेश्चन पढ़ लो या ये 100 क्वेश्चन पढ़ लो और सिलेक्शन पूरा है, पूरी सिलेक्शन की गारंटी है। ऐसा कुछ भी आपको एग्री रैंकर्स पे नहीं मिलेगा। तो ये रूल है, इसको फॉलो करेंगे तो आप अगर आपने पढ़ा है तो उस पढ़ाई का आपको फल जरूर मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चे कहते हैं कि हमारा क्लिक नहीं किया, हमने पढ़ा तो सब कुछ था बट हमारा एग्जाम में जाकर के क्लिक नहीं किया। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, प्लस आपके लक फैक्टर को जीरो करने के लिए, कि आप पूरी तरह अपनी मेहनत के बल पे सिलेक्शन हो, कि आपका लक काम नहीं किया, आप कभी ऐसा ना बोल पाए। ओके, तो इस रूल को फॉलो करेंगे तो सिलेक्शन बिल्कुल ही आसानी से आपका हो जाएगा अगर आपने पढ़ रखा है तो ये सब करेंगे। ये पूरा वीडियो जो है बच्चों आधे घंटे या आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम का होने वाला है। लेकिन आप लोगों के पास अगर 1 घंटा स्पेयर टाइम है, अगर आप फ्री हैं तभी इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप अभी फ्री नहीं हैं तो वीडियो को बंद कर दीजिए। जब भी आप फ्री हों इत्मीनान से इस वीडियो को पूरा देखें। आधा घंटा का वीडियो है, आधा घंटा देखने के लिए, आधा घंटा इसको एनालाइज करने के बाद अपनी प्लानिंग बनाने के लिए, अपनी खुद की। क्योंकि हर बच्चे का जो है अप्रोच अलग होता है, ठीक है। यहाँ से आप केवल गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, आपको आपका जो सिचुएशन है, आपकी सिचुएशन में है मुझे नहीं पता है। आपकी अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप अपना टाइम मैनेजमेंट और क्या क्या चीज़ें आप यहाँ से ले करके अपने व्यवहार में ला सकते हैं, उन चीज़ों को आप डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए टोटल 1 घंटा चाहिए, आधा घंटा वीडियो के लिए, आधा घंटा खुद से उस वीडियो को एनालाइज करने के लिए। ओके, तो जब आपके पास 1 घंटा स्पेयर टाइम है तभी आप इस वीडियो को देखें। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या क्या है। तो एएफओ प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक तो होता है इंग्लिश, फिर दूसरा क्वांट्स और तीसरा रीजनिंग। इसके जो टोटल मार्क्स होते हैं ये 125 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 50 मार्क्स का रीजनिंग होता है और 50 मार्क्स के क्वांट्स होते हैं। तो ये रीजनिंग और क्वांट्स में 50-50 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो टोटल हो गए 50 क्वेश्चंस। इंग्लिश जो होता है ये 25 मार्क्स का ही होता है, बट इसमें भी क्वेश्चन 50 ही होते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन जो है हाफ मार्क्स यानी कि 0.5 मार्क्स का होता है। तो ये टोटल मार्क्स जो हैं इसके 25 होते हैं। ओके, और हर सेक्शन के लिए आपको 40 मिनट का टाइम मिलता है, 40 मिनट्स का। 40 मिनट्स इंग्लिश के लिए, 40 मिनट्स क्वांट्स के लिए और 40 मिनट्स ही रीजनिंग के लिए भी मिलता है। तो टोटल 2 घंटा यानी 120, 40, 120 मिनट्स हो गए, यानी कि 2 घंटे का पेपर होता है। ओके, और दूसरी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 नंबर मिलते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन गलत करने पे 0.25 मार्क्स आपके डिक्रीज हो जाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं ये पिछले 5 साल का ये कट ऑफ है। यहाँ पे जो टोटल कट ऑफ जो होता है वो ये है, 125 में से इतने गए थे पिछले 5 साल में। इसमें आप देख सकते हैं 2022 वाला जो अभी वाला है इसमें 18 गया था, इससे पिछले साल में 22 गया था, उसके पिछले 2 सालों में 41 और 37 गया था। ये ज़्यादा गया था क्योंकि पेपर आसान था, और 2018 में 23 गया था। ओके, अगर इन दोनों को हम हटा देते हैं तो आप देखिएगा 22 में, 21 में और 2018 में लगभग सेम ही कट ऑफ गया है, 18 से 23 के बीच में। ओके, तो ये कट ऑफ हमें क्रॉस करना होता है तीनों
सब्जेक्ट्स के मार्क्स को मिला करके इससे ज़्यादा नंबर होंगे तभी हम लोग मेंस में अपीयर हो पाएंगे। इसके अलावा जो होता है, ये तो ओवरऑल कट ऑफ हो गया है ना, ओवरऑल तीनों के मिला करके। इसके अलावा हर एक सेक्शन का भी अलग कट ऑफ निकलता है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे 2022 में 5.75 गया था इंग्लिश में, 6 मार्क्स गया था क्वांट्स में और 5.75 ही रीजनिंग में गया था। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 18 कट ऑफ गया था ना, अगर किसी स्टूडेंट के 19 नंबर आ रहे हैं, ओके, और इसके मान लीजिए क्वांट में इसके 6 नंबर नहीं आ पाए, 5 नंबर ही आ पाए, तो क्या वो स्टूडेंट क्वालिफाई होगा? नहीं हो पाएगा। आपको ये वाला कट ऑफ तो क्रॉस करना ही है, प्लस ऐसा नहीं कि किसी कोई एक सेक्शन आपका बहुत ही ज़्यादा वीक हो, इसके लिए ये दिया गया है। सारे सेक्शंस में के जो मिनिमम मार्क्स हैं वो आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा मार्क्स हमको लाना पड़ेगा। तो एक बार देखते हैं कट ऑफ को, थोड़ा एनालाइज करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया है 2020 और 2019 का पेपर जो है आसान होगा, इसलिए ये जो कट ऑफ जो है हाई गया है। इसके अलावा जो है इतना ही रहता है, उससे पहले भी इतना ही रहता था, 20, 21, 22 ऐसा ही कट ऑफ जाता था। ओके, बट हमें 20, 21, 22 को टारगेट नहीं करना है। हम लोग क्यों ना इस 41 को ही टारगेट करें, 41 को भी हटा दो, हम 40 मार्क्स को क्यों ना टारगेट करें, है ना, 40 अबव को टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन क्यों ना करें, है ना। पेपर आसान आएगा तो हमारे 40 मार्क्स से ज़्यादा आ जाएंगे, है ना, 50 भी क्रॉस कर सकते हैं हम। ओके, तो हम क्यों ना 40 को टारगेट करें और उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी स्टार्ट करें। तो और इसके अलावा जो है ये इंडिविजुअल कट ऑफ जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आप रीजनिंग में तो 17 मार्क्स को टारगेट कीजिए, क्वांट में भी 17 मार्क्स को टारगेट कीजिए और इंग्लिश में भी 17 मार्क्स को टारगेट कीजिए। ओके, 17 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, ठीक है। इसमें 17 सही करेंगे, क्वांट में तो 17 मार्क्स मिलेंगे, रीजनिंग में अगर 17 क्वेश्चन सही करते हैं तो 17 मिलेंगे, और इंग्लिश में अगर 17 क्वेश्चन अगर हम सही करते हैं तो हमको मिलेंगे कितने? 8.5 मार्क्स, है ना, 8.5 मार्क्स। तो ये तीनों को जोड़ के हमारा 40 के अबव हो जाएगा। ओके, तो क्यों ना 17 मार्क्स को ही हम टारगेट करें। आप जब भी प्रैक्टिस कर सेट लगाएंगे तो हर एक सेक्शन में आप मिनिमम ये टारगेट करके चलें कि 17 मार्क्स, 17 क्वेश्चन नेगेटिव्स को हटा करके 17 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं। ओके, मतलब नेगेटिव को काउंट करके, ओके, इसके नेगेटिव के 0.25 मार्क्स को डिडक्ट करके मेरे 17 क्वेश्चन सही होने, ऐसा करके टारगेट करके हमें चलना है। अब देखते हैं सेक्शनल वाइज क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। एक एक सेक्शन, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, तीनों को मैं आपको बताता हूँ देख करके, बुक लिस्ट वगैरह। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश के बारे में देखते हैं। इंग्लिश की तैयारी के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इंग्लिश में मैंने बताया था ना अभी आपको कि 17 क्वेश्चन सही करने हैं, है ना, 17 क्वेश्चन का हमें टारगेट लेके चलना है। अगर हम 17 क्वेश्चन सही करते हैं तो हमारे 8.5 मार्क्स इंग्लिश में आ जाएंगे, जो कि इंडिविजुअल कट ऑफ के लिए इनफ है, प्लस आपके ओवरऑल कट ऑफ में भी आप आराम से क्रॉस कर जाएंगे। इंग्लिश की तैयारी करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लिश की प्रिपरेशन में आपको कितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करता है कि आपकी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से हुई है या इंग्लिश मीडियम से हुई है। हिंदी मीडियम यानी कि आपके सारे सब्जेक्ट्स जो होंगे इंग्लिश को छोड़ करके, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का लैंग्वेज जो होगा हिंदी में होगा। केमिस्ट्री की जगह रसायन शास्त्र पढ़ रहे होंगे आप, फिजिक्स की जगह आपने भौतिक शास्त्र पढ़ा होगा, आपने सारे एग्ज़ाम्स आपने हिंदी में दिए होंगे 12th तक। बस ग्रेजुएशन में आकर के, क्योंकि इंग्लिश मीडियम जो हिंदी मीडियम वाले ग्रेजुएशन के कॉलेजेस बहुत ही कम हैं, तो ग्रेजुएशन में आकर के अधिकतर बच्चे जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफ़र हुए होंगे। ओके, दूसरे जो बच्चे होंगे वो शुरुआत से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे। ओके, तो जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, स्कूलिंग जिनकी हुई है, उनको भी यही स्ट्रेटजी अपनानी है। साथ ही साथ जो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं उनके लिए भी यही स्ट्रेटजी है। पर अंतर ये है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा टाइम ज़्यादा डिवोट करना पड़ेगा, आपको तब तक टाइम देना पड़ेगा जब तक आप ये चीज़ अचीव ना कर लें, या तो कम से कम इसका आधा अचीव ना कर लें। 17 में से अगर आप कम से कम 10 क्वेश्चन तक अगर आप पहुंच जाते हैं, उसके बाद आपका लेवल और इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए बच्चों का लेवल सेम हो जाता है। ओके, तो उनको ज़्यादा टाइम डिवोट करना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। सबसे पहले तो हमें क्या नहीं करना है वो ये है कि हमें ज़्यादा टाइम ग्रामर को नहीं देना है। ओके, इसमें बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि
केवल ग्रामर की बुक पढ़ के ही सोचते हैं कि मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, ओके, बट ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम का एटमॉस्फेयर अलग होता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, केवल ग्रामर पढ़ने से नहीं होगा, ओके। ग्रामर अपने आप में बहुत, इंग्लिश ग्रामर हो चाहे हिंदी ग्रामर हो, अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसको कंप्लीट करने जाएंगे तो केवल ग्रामर ही पढ़ते रह जाएंगे, तो इसको अवॉइड करना है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपकी ग्रामर बहुत ही कमज़ोर है, ओके, आप सेंटेंस भी नहीं बना पा रहे हैं, ओके, तो आपको क्या करना है, एक कोई भी ग्रामर की बुक खरीदनी है, उसमें से केवल ये वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं, टेंस, वॉइस, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, केवल यही पढ़ने हैं, ओके। मैंने ये भी नहीं पढ़ा था, ये वाला स्टेप भी नहीं किया था, मैं केवल ये जो सेकंड स्टेप है ना, इसी पे डिपेंडेंट था, मैंने बस यही किया था। और केवल इतना पढ़ने के बाद मेरे आए थे 19 मार्क्स आउट ऑफ 25, यानी कि 38 क्वेश्चन मेरे सही थे, नेगेटिव को हटा करके, ओके। 38 सही थे तो 19 मार्क्स आ गए थे 25 में से। आपको कितने लाने हैं? 17 सही करने हैं, जिससे कि आपके 8.5 मार्क्स आ जाएंगे, ओके। तो आप जो है रीडिंग और न्यूज़पेपर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसके फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो सबसे मेजर क्वेश्चंस आते हैं ना आपके पेपर में, वो हैं होते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन और कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैराग्राफ वाले क्वेश्चन, ये आपके बड़े आसानी से बन जाएंगे। और इन्हीं दोनों टॉपिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपके 17 क्वेश्चंस जो हैं आराम से बन जाएंगे। 10-12 क्वेश्चन तो पैराग्राफ वाले ही होते हैं, 3 या 4 पैराग्राफ होते हैं, उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस होते हैं, ओके। अगर आप रोज़ रीडिंग कर रहे हैं तो मतलब आपकी कॉम्प्रिहेंसिंग एबिलिटी, समझने की शक्ति बढ़ती है, तो आप इस पैराग्राफ को आराम से समझ जाएंगे, एक बार रीडिंग में समझ जाएंगे और आराम से आपके 3-4 क्वेश्चन एक पैराग्राफ से सॉल्व हो जाएंगे, ओके। 3-4 पैराग्राफ यानी कि 10 से 12 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ओके। उसके बाद 6 से 8 क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्मेशन वाले होते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन वाले ऐसे क्वेश्चन जैसे कि मान लीजिए कि आपको 3-4 वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड दिए होंगे, उनको आपस में जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है, ओके। एक तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है, एक सेंटेंस आपको दिया गया होगा, उसमें से गलती ढूंढनी है, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा होगा, एक सेंटेंस होगा, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होगा, उसको आपको फिल करना है, ओके। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बन जाती हैं अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं और डेली प्रैक्टिस के सेट्स लगाते हैं, ओके, ठीक है। अगर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग थोड़ी बोरिंग लग रही है तो आप कोई नॉवेल खरीद सकते हैं। नॉवेल में कहानी होती है तो उसको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है, लेकिन नॉवेल खरीदिए तो इंग्लिश ऑथर, मतलब कि फॉरेन ऑथर की ना खरीद के इंडियन ऑथर की नॉवेल खरीदें जो कि इंग्लिश में हो, ओके। जैसे कि चेतन भगत हो गए, इनकी नॉवेल आप खरीद सकते हैं, पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, प्लस इंग्लिश भी इनकी जो इंडियन ऑथर्स होते हैं उनकी इंग्लिश जो होते हैं ज़्यादा ग्रामेटिकली करेक्ट होती हैं, ओके। कोई फैंसी वर्ड्स नहीं यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर, तो आपका जो है सेंटेंस फॉर्मेशन और कॉम्प्रिहेंशन वाले आराम से हो जाएंगे क्वेश्चंस, ओके। एक और गलती करते हैं बच्चे, वो ये करते हैं कि वोकेबलरी इंक्रीज़ करने में अपने ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। वोकेबलरी यानी कि वर्ड मीनिंग्स को वो लोग याद करना शुरू कर देते हैं, ओके। वर्ड मीनिंग्स के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, और अगर क्वेश्चन आएंगे भी तो ज़रूरी नहीं है कि जो शब्द आपने याद किए हैं उसी वही वाले क्वेश्चन आए। शब्द भंडार अंग्रेजी का बहुत बड़ा है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, ओके। तो आप इस पे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें। इस पे अगर टाइम देंगे भी आप तो जो आउटपुट है निकलेगा, वो जितना टाइम आप डिवोट करेंगे उसके प्रोपोर्शन में आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, ओके। आप केवल रीडिंग ही करेंगे, उसी से आपके बहुत सारे वर्ड्स आपको पता चल जाएंगे। बहुत बार, कई बार ऐसा होता है कि हमें अगर कोई एक इंडिविजुअल वर्ड दे दिया जाए तो उसका मीनिंग हमें नहीं पता होता है, लेकिन अगर उसी वर्ड को हमें सेंटेंस फॉर्म में दे दिया जाए तो उसका मीनिंग हमें क्लिक कर जाता है कि इसका यही मतलब होगा, ओके। तो आप डिपेंड रहिए ये रीडिंग पे ही, ओके, न्यूज़पेपर रीडिंग और डेली प्रैक्टिस पे ही। और प्रैक्टिस तब तक करना है जब तक आप ये अचीव ना कर लें, 17 क्वेश्चंस वाला टारगेट आप अचीव ना कर लें। कौन सी बुक पढ़नी है? वो ये है रैन एंड मार्टिन, ये ग्रामर की बुक है। ये उनके लिए है, बच्चे जो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं वो खरीद सकते हैं, या कोई और किताब भी जो ये इसका लैंग्वेज थोड़ा टफ है, ग्रामर है, इसका लैंग्वेज थोड़ा टफ है क्योंकि फॉरेन ऑथर की है। आपको इंडियन ऑथर की बुक खरीद सकते हैं जो ग्रामर की हो, ओके। लेकिन टॉपिक यही पढ़ना है अगर आपको इच्छा है तो, ओके। अगर आपके ये करने के बाद भी अगर आप में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है ना, तो थोड़ा सा ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो तीन बुक हैं, ल्यूसेंट, एस चंद और TMH, ओके, ये पब्लिकेशन के नाम मैंने बताए हैं। ये पब्लिकेशन
रीजनिंग के भी निकालते हैं, क्वांट के भी निकालते हैं। ओके, आपको इंग्लिश वाली लेनी है और ऐसी किताब लेनी है जिसमें कि थोड़ा बहुत ग्रामर हो बट ज़्यादा जो है प्रैक्टिस सेट्स हो। ओके, मैंने बुक खरीदी थी ये TMH वाली। ओके, इसमें मैक्सिमम पोर्शन 90% ऑफ द क्वेश्चन पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे, तो मैंने वो सारे ही बना लिए थे। ओके, और ये जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करना, न्यूज़पेपर रीडिंग को करना, इससे केवल आपको इंग्लिश में ही फ़ायदा नहीं होगा, आपके क्वांट और रीजनिंग में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। जितना आप रीड करेंगे उतना आपकी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी बढ़ेगी, समझने की शक्ति बढ़ेगी। और जब आप रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे, स्पेशली रीजनिंग के क्वेश्चंस जब पढ़ेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े होते हैं, उनको पढ़ेंगे तो वो आसानी से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं आप। तो ये था इंग्लिश के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं क्वांट और रीजनिंग के बारे में कि इन दो टॉपिक्स में हमें क्या करना है। मैंने आपको बताया है ना, क्वांट में भी आपको 17 नंबर यानी 17 क्वेश्चन सही करने हैं और रीजनिंग में भी 17 क्वेश्चन सही करने हैं। ओके, इसको टारगेट लेकर के आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, क्वांट और रीजनिंग में सारे बच्चे लगभग बराबर होते हैं। अगर हम IBPS के कट ऑफ के बारे को देखें तो जो हमारा 22 या 23 नंबर कट ऑफ जाता है ना, उसको अगर देखें तो सारे बच्चे बराबर होते हैं। बस अंतर यही होता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ओके, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई हिंदी मीडियम से पढ़ा है, कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है तो उसको कम टाइम लगेगा या हिंदी मीडियम वाले को ज़्यादा लगेगा। इसमें ऐसा नहीं, इसमें सभी बच्चों का स्तर IBPS कट ऑफ को क्लियर करने के लिए समान रहता है। ओके, तो इसमें जो है थोड़ा बहुत तो आपको प्रैक्टिस तो फिर भी करनी है क्योंकि एग्ज़ाम है ये। तो ये डेली प्रैक्टिस जो मैंने बताया, जैसा अंग्रेजी में बताया था वैसा ही इसमें भी डेली प्रैक्टिस करनी है। ओके, आपको 2 किताबें खरीदनी है। एक तो बुक हो गई जिसमें कि चैप्टर वाइज दिए हों, ठीक है, चैप्टर वाइज कंटेंट हो, उसका एक्सप्लेनेशन हो और उसके उस चैप्टर के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हो। ओके, एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना, इंट्रो पार्ट पढ़ लेंगे, इसी से काम चल जाएगा। इस बुक के अलावा एक और बुक आपको खरीदनी है जिसमें कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हो। चाहे AFO वाली अगर आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस वाली बुक्स मिल जाती है तो बेटर है, अगर AFO की नहीं मिलती है तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर वाला लीजिएगा, प्रीलिम्स वाला कह रहा हूँ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बुक तो ज़रूर मिल जाएगी। ओके, ये पब्लिकेशन वाली TMH, एस चांद, अरिहंत, कल्याणी, ल्यूसेंट, इनमें से किसी भी पब्लिकेशन का आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर IBPS वाली, ठीक है, IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बुक आप ले सकते हैं जिसमें कि लास्ट ईयर के कम से कम लास्ट 10 या 15 साल के क्वेश्चंस हों। ये 2 बुक आपको खरीदनी है। अगर आपको स्पेशलिस्ट ऑफिसर वाली भी नहीं मिलती है तो आप PO के लास्ट ईयर के क्वेश्चन लगा लीजिए, वो वाली बुक खरीद लीजिए, वो और अच्छा है। ओके, आपको बस मैथ और क्वांट और रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये आपको करना है। प्लस इसमें जो स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है DI यानी डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको एक ग्राफ दिया होता है या कोई टेबल दिया होता है, उसके ऊपर उसके बेसिस पे 3 या 4 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, इसमें भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, DI को बहुत ही टफ समझते हैं कि DI में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, लेकिन मैं बता दूँ ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन होता है। ओके, जैसे मैंने कॉम्प्रिहेंसन यानी पैराग्राफ वाले क्वेश्चन बताए थे इंग्लिश में, वैसे ही ये DI वाला भी है। इसमें आपको कोई ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं इस्तेमाल करनी होती है, केवल एवरेज या परसेंटेज निकाल के ही इसके आंसर्स आ जाते हैं। बट हाँ, ये लेंदी होता है, लेकिन आप ये भी देखिए कि एक क्वेश्चन के अंदर मतलब एक जो आपको ग्राफ मिलेगा उससे रिलेटेड आपके 3 या 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ऐसे 3 क्वेश्चन मिनिमम होते हैं। 3 में से चलो आपको एक नहीं भी आता हो तो 2 आपके ज़रूर बन जाएंगे। ओके, ये प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपसे नहीं बनेगा और कौन सा आपसे बनेगा। ओके, तो ये DI के क्वेश्चन ज़रूर करने हैं, ज़्यादा इसमें मैथमेटिक्स नहीं होती है। ओके, केवल आपको प्लस माइनस एवरेज यही निकालना होता है इनमें। ओके, परसेंटेज ऐसा है। उसके बाद जो है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन भी बहुत ही आसान होते हैं। आपको 2 ही फॉर्मूले याद रखने होते हैं। जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में जो पहला फार्मूला होगा बस वो याद कर लेना है। वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में पहला फार्मूला होगा वो याद करना है। ओके, उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ओके, ये हो गया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए। ओके, सिंपल सा। एवरेज प्लस करना आना चाहिए और डिवीजन करना आना चाहिए, ये इसके क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस,
में अगेन आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, डिवीजन करना आना चाहिए, इसी से बन जाएगा। टाइम एंड वर्क में आपको रेशियो आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। सिंपल सिंपल चीज़ों, सिंपल सिंपल जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं उनको ही यूज़ करके आप कर सकते हैं, किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। ओके, मिक्सचर वाले में अगेन मतलब दूध और पानी का मिक्सचर वाला ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें भी अगेन आपको रेशियो निकालना आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। एक ट्राइंगल का क्वेश्चन आता है जिसमें 2 या 3 तरह के ट्राइंगल्स होते हैं, वो आप जब ये बुक्स खरीदेंगे ना उसमें होगा ये चैप्टर। उसमें आपको ये पता करना पड़ता है कि इस फिगर में कितने ट्राइंगल हैं। ठीक है, ये 2 या 3 फार्मूले हैं, उसके हिसाब से पता चल जाएगा। ओके, फिर एज वाले क्वेश्चन होते हैं, डेट वाले क्वेश्चन मतलब उस दिन को, उस डेट को फ्राइडे था तो इस डेट को कौन सा दिन होगा, ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं। फिर रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। ये सारे बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं। ओके, ये मतलब कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे जब भी ये क्वेश्चन आपको देखेंगे, आप लोग एग्ज़ाम में देखेंगे, आपसे ज़रूर बन जाएगा। तो इन टॉपिक्स को ज़रूर तैयार करना है, और ये टॉपिक्स के क्वेश्चन होते ही होते हैं आपके एग्ज़ाम में। दूसरी बात ये है कि जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ने जाओगे ना, ये जो बुक से, जैसे मान लो आप डीआई पढ़ रहे हैं, कोई कोई भी बुक आपने खरीद ली, मैंने टीएमएस खरीदी थी। आप अगर आपने डीआई पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पूरा चैप्टर डीआई का नहीं पढ़ना है, बस पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले 5 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, उनको समझ लिया, डीआई चैप्टर ओवर। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जाना है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी तरह से 5-5 क्वेश्चन सारे टॉपिक्स के सॉल्व करने हैं। ये सब हो गया, उसके बाद फिर से अगले 5 क्वेश्चन बनाने हैं डीआई के। ये रिपीट करते रहना है जब तक आपके ये 17 मार्क्स का टारगेट अचीव नहीं हो जाता। ओके, तो आपको ये मैंने बता दिया, प्रैक्टिस डेली करनी है। बुक्स 2 खरीदनी है, एक प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए और एक जिसमें कि चैप्टर वाइज कंटेंट दिया हो, थोड़ा एक्सप्लेन किया हो उसमें। ओके, तो अच्छी पब्लिकेशन का बुक खरीदिएगा, कोई भी पब्लिकेशन का आप खरीद सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वांट एंड रीजनिंग के बारे में पूरा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने गोल्डन रूल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये एक गोल्डन रूल है, ये कोई मैजिकल ट्रिक नहीं है, इसमें आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। इसको फॉलो करके आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी। जितना आपने पढ़ा है उसको पूरा यूटिलाइज़ आप कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन हॉल में। जो भी बच्चे सीरियसली पढ़ के एग्ज़ाम देने जाते हैं, उन्होंने पढ़ा होता है सारे टॉपिक्स, बट एग्ज़ाम में जा कर के एग्ज़ाम के प्रेशर में आकर के वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जितना उनको करना चाहिए। इसी कारण से उनका कट ऑफ से नीचे मार्क्स चला जाता है। ओके, ये चीज़ जो बच्चे दे चुके होंगे पहले प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। तो इसको फॉलो करके आपका लक फैक्टर जो होता है ना, आपके प्रिपरेशन और आपके सिलेक्शन के बीच में जो लक फैक्टर होता है उसको नेगेट कर सकते हैं, उसका रोल कम से कम हो सकता है। ओके, तो हम देखते हैं इसमें क्या करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको 17 मार्क्स टारगेट करने हैं हर एक सेक्शन में, 17 मार्क्स को टारगेट करना है। ओके, टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 50 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से केवल 17 मार्क्स को ही टारगेट करना होता है। ओके, ये कौन से 17 क्वेश्चन हैं जिसे हमें टारगेट करना है, इसी को जल्दी से जल्दी पता करने के लिए ये रूल है। ओके, जो 50 क्वेश्चन होते हैं ना हमारे, टोटल 50 क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये एक चक्रव्यूह की तरह होते हैं जिसमें कि 50 सैनिक हैं। इन 50 सैनिकों में से आपको केवल 17 सैनिक ऐसे ढूंढने हैं जिनको कि आप हरा सकते हैं। ऐसे एक सैनिकों का पता हमें करना है। 17 सैनिकों को हमने हरा दिया तो बाकी 33 सैनिकों से भिड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सब इसी में हम युद्ध जीत चुके हैं। ओके, तो इन्हीं 17 सैनिकों को पता करने के लिए ये गोल्डन रूल है। इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले तो जो मैंने आपको बुक बताई थी पहले क्वांट के लिए, रीजनिंग के लिए, जो भी आप बुक खरीदें, एक मैंने आपको प्रैक्टिस सेट बताया था ना, जिसमें कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, वो अगर आपने ख़रीद ली होगी तो उसमें से जो है एक सेट को निकालना है, उसको सॉल्व करना है। एक सेट में से पूरा नहीं सॉल्व करना है। जैसे कि मान लो 3 पोर्शन होंगे ना, उसमें इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा, क्वांट होगा, किसी एक पोर्शन को पकड़ के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी एक पोर्शन को पकड़िए, उसको सॉल्व कीजिए, लेकिन सॉल्व करने में जो है टाइम का कोई बाउंडेशन मत रखिए।
टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं। अगर आपको पूरा दिन लेना है 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एक दिन लेना है पूरा, एक दिन लीजिए। 2 दिन लेना है 2 दिन लीजिए। 3 दिन लेना है 3 दिन लीजिए। जितना भी टाइम लेना है आप लीजिए। 3 दिन भी लेना है, 4 दिन भी लेना है, 4 दिन लीजिए। लेकिन आप 50 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए बिना किसी बुक को रेफर किए हुए, अपने रेसिडुअल नॉलेज के बेसिस पे आप सॉल्व कीजिए। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद आप देखिए कि क्या आपके 17 मार्क्स आ रहे हैं। अधिकतर बच्चों के 17 मार्क्स आ रहे होंगे, क्योंकि 10th लेवल का मैथमेटिक्स सबको पता होता है। बस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इन्हीं को यूज़ करना होता है हमको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। एक ही दिक्कत आती है कि उस पर्टिकुलर डिफाइंड टाइम में हम सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो वो टाइम का बाउंडेशन हमने हटा दिया, केवल आपके नॉलेज का चेक हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो 17 क्वेश्चन जो है सभी सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, वो दूसरा पेपर भी लगा सकते हैं थोड़ा पढ़ने के बाद। तो अगर आपके 17 अगर सॉल्व हो रहे हैं फिर ही आगे चलना है हमें। 17 नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं तो हमें क्या करना है, जो हमने जो टेक्स्ट बुक्स, जो मतलब जो बुक्स मैंने आपको पहले बताई है जिसमें कि थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन हो, अलग अलग टॉपिक्स कवर किए गए हों, वो वाली बुक उठानी है। और जो जो क्वेश्चंस आपको लग रहे थे सॉल्व करते हुए पेपर को कि ये सब मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बट थोड़ा बहुत चीज़ें मुझे नहीं पता है, ये पता होती तो मैं सॉल्व कर लेता, तो वो टॉपिक के आप 5-5 क्वेश्चन बना लीजिए और फिर से दोबारा सॉल्व कीजिए। जब आप 17 अटैम्प्ट कर लेंगे बिना किसी टाइम बाउंडेशन के, उसके बाद आप जो है ये टेबल ड्रॉ कीजिए अपने A4 शीट पे, इसको बना लीजिए परमानेंटली, या आप बना के दीवार पे चिपका लीजिए, अपनी डायरी में लगा लीजिए, कैसे भी कीजिए, इसको बना लीजिए। टोटल 10 पेपर आपको लगाने हैं। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जब 17 आपने अचीव कर लिया बिना टाइम बाउंडेशन के, ये 10 पेपर आपको सॉल्व करने हैं विथ टाइम बाउंडेशन। हर एक सेक्शन के लिए हमें कितना टाइम मिलता है, 40 मिनट्स मिलते हैं हमें। लेकिन इन 10 पेपर्स को सॉल्व करने के लिए आपको केवल मिलेंगे 25 मिनट। 25 मिनट्स का ही टाइम दीजिए। अगर आप बुक्स में देख के सॉल्व कर रहे हैं, मतलब फिजिकली सॉल्व कर रहे हो, किसी स्क्रीन पे देख के नहीं सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो स्क्रीन पे होता है, कंप्यूटर पे क्वेश्चन होते हैं और हमें पेपर पे सॉल्व करना होता है, फिर कंप्यूटर पे जाना होता है और वहाँ पे टिक करना होता है ना। जब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम कंप्यूटर पे, फिर जब अपने पेपर पे सॉल्व करते हैं और बार बार आप स्क्रीन देख रहे हैं, फिर अपने पेपर पे सॉल्व कर रहे हैं, कोई फिगर आपका मिस हो जाएगा, फिर स्क्रीन देखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर स्क्रीन पे जा करके फिर टिक करेंगे, तो इसमें जो है टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। इसी टाइम को नेगेट करने के लिए ये 25 मिनट में ही हमको सॉल्व करना है इसको। ठीक है। दूसरा होता है कि एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट अलग होता है। घर में आप जितना शांति से सॉल्व कर पाएंगे वो उतना पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं रहता है एग्ज़ाम में। ओके, तो उसके लिए जो है 15 मिनट हम कम लेते हैं। ओके, अगर आप ऐसा करते हैं, अच्छा दूसरी बात है कि अगर आपके पास बुक है, उस बुक में जो क्वेश्चन है उसके आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं और उसको आप एक तरह से जो फ़ोटो क्लिक करने के बाद आप अपने फ़ोन से पे क्वेश्चन देख सकते हैं और पेपर पे सॉल्व कर सकते हैं। वो एक तरह से इमिटेट करेगा आपका एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट को। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 25 मिनट की जगह आप 30 मिनट लीजिए, 10 मिनट फिर भी कम लीजिए। ओके, इन दोनों तरीक़ों में से कोई भी एक तरीका आप अपना सकते हैं। सॉल्व कीजिए। जब आपने सॉल्व कर लिया फिर हमें क्या करना है, सॉल्व करने के बाद पहले कॉलम में हमें लिखना है कितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। ओके, दूसरे को कॉलम में लिखना है कितने इनकरेक्ट हुए, हमने सॉल्व किए लेकिन गलत हो गया। तीसरा, नेट स्कोर हमारा क्या आया, टोटल सॉल्व माइनस इनकरेक्ट और माइनस नेगेटिव। इसमें 14 सॉल्व किए हैं, 4 इनकरेक्ट हुए हैं तो 10 क्वेश्चन सही हुए और इन चारों का 0.25 नेगेटिव करते हैं तो टोटल 9 हमारा आता है। तो यहाँ पे 9 नंबर नेट हो गया। नेक्स्ट कॉलम में आपको लिखना है कि कितने क्वेश्चन आप इन 25 मिनट में पढ़ पाए या अटेम्प्ट करने की कोशिश आपने की, ये नंबर लिखने हैं, है ना। और इसके बाद लास्ट में यहाँ पे ये टॉपिक्स के नाम लिखने हैं। कौन से टॉपिक्स, ऐसे वाले जो आपके इनकरेक्ट हो गए, आपने सॉल्व किए लेकिन गलत हुए। ओके, प्लस ऐसे टॉपिक जो आपने सॉल्व करने की कोशिश की लेकिन पूरा सॉल्व नहीं हो पाया, है ना। आपने टिक तो नहीं किया आंसर उसका लेकिन आप पूरा सॉल्व नहीं कर पाए, वो वाले टॉपिक, वो दोनों टॉपिक्स यहाँ पे आपको लिखने हैं। ये हो गया पूरा कंप्लीट आपका। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको अपना ये नेट स्कोर देखना है। ये जो हमारा नेट स्कोर है, अगर ये नेट स्कोर 5 से कम है, ओके,
तो आपको दूसरा पेपर नहीं सॉल्व करना है। अगर ये नेट स्कोर 5 से कम है तो दूसरा पेपर सॉल्व नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे जाना है, ये वाले टॉपिक्स को अपनी किताब से पढ़ना है। ओके, फिर आना है और फिर दूसरा पेपर सॉल्व करना है। ओके, और दूसरे पेपर में अगर 5 से कम आता है तो फिर इसी को फॉलो करना है। वैसे ऐसा होगा नहीं, 5 से ऊपर आ जाएंगे, आपको पहले पेपर में ही 5 से ऊपर आएंगे। 50 में से 5 ही क्वेश्चन सही करने हैं ना, वो आराम से हो जाएगा। अगर 5 के ऊपर आ रहे हैं तो दूसरे पेपर जब आप सॉल्व करें तो आपको ये देखना है कि ये वाला फिगर आपने अचीव किया है या नहीं। ये वाला 50 के 50 क्वेश्चन क्या आप रीड कर पाए हैं या नहीं, या रीड प्लस अटेम्प्ट, जैसा भी हो। आपने रीड किया, रीड करके छोड़ दिया कि आपको पता है कि आपसे नहीं बनेगा, आपने छोड़ दिया, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, है ना। दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ा, वो भी नहीं बन पाया, बनाने की कोशिश की चाहे ना की, आपने रीडिंग दी है, रीडिंग देके आपने ये पता लगा लिया कि मुझसे सॉल्व होगा या नहीं होगा, इतना आपने कर लिया तो उसको यहाँ पे लिख देना है। अगर ये 50 के टारगेट को अचीव करना है। ओके, अगर यहाँ पे 5 के ऊपर आपका आ रहा है तो, अगर यहाँ पे अगर 5 ऊपर आ रहा है तो फिर इस कॉलम के टारगेट को, जो 50 टारगेट है, इसको अचीव करना है। जब आप 50 अचीव कर लोगे ना, आप देखोगे आपका जो नेट स्कोर है ऑटोमेटिकली 17 प्लस हो जाएगा, इवन 20 प्लस भी हो जाएगा। ओके, तब तक इसको करना है। 10 पेपर सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, 5 पेपर आते आते ही अधिकतर बच्चों का 17 के ऊपर क्रॉस हो जाएगा। जब आपका इतना हो जाएगा तो आपको स्टॉप कर देना है इसको, आप दूसरा सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, दूसरी चीज़ें कीजिए, और अपने टेक्स्ट बुक जो आपको इसी में खरीदी होगी उसको सॉल्व कीजिए। ये वाले यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं उनको देख देख के 5-5 क्वेश्चन लगाते रहिए रोज़ का। और फिर जब आपका वो आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, तो फिर से ये पूरा चीज़ रिपीट कीजिए। नोटिफिकेशन आने के बाद फिर से इसको रिपीट कीजिए। इससे क्या होगा, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप घुसेंगे प्रीलिम्स देने के लिए, पेपर कैसा भी हो, आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि पेपर कैसा भी होगा, मेरे मार्क्स कट ऑफ मार्क्स से ऊपर आएंगे ही आएंगे। एग्जामिनेशन का प्रेशर किसको कहते हैं? एग्जामिनेशन का प्रेशर ये होता है कि आप एग्ज़ाम देने गए, 2-4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के आपने सॉल्व करना शुरू किया, आप सब कुछ पढ़ के गए, 2-4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के आपने सॉल्व करने शुरू किए, आपसे नहीं बने, बस यहीं पे प्रेशर आ जाएगा। अब क्या होगा, इससे क्या होगा, आपके दिमाग हैंग हो जाएगा, आगे वाले क्वेश्चन जो बनने वाले होंगे वो भी नहीं बनेंगे। जब आप ये चीज़ करके जाओगे तो आपको पता होगा क्वेश्चन कैसा भी हो, मुझे पता है कि मेरे 17 प्लस आने ही आने हैं। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा तो डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स किसी भी हाल में क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, इसको फॉलो करना। ये प्रीलिम्स के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, कैसे कैसे क्या क्या करना है, इसको फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मेंस के बारे में, मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करते हैं।